सारी दुनिया की नज़रें इस वक्त रशिया में ऊफा में टिकी हुई हैं क्योंकि यहाँ पर ब्रिक्स और स्कोस एक धीमी स्थिति विश्व की अर्थव्यवस्था में आई हुई है और वो धीमापन अभी तेजी उसमें बढ़ नहीं रही। दूसरी एक चुनौती है कि यूरोप में कठिनाई आ रही है ग्रीस की वजह से, और ये सप्ताह उसके लिए बहुत प्रमुख और क्रूशल रहेगा। तीसरा, ईरान के साथ जो फैसला कुछ देशों का चल रहा है ताकि सैंक्शंस वहाँ चलती हैं कि हटती हैं, और उसका तेल के दाम पे कितना प्रभाव पड़ेगा ये देखने की बात है। चीन के बाज़ार पिछले 3 सप्ताहों से बहुत चुनौती की स्थिति में से निकल रहे हैं। ये सारी विश्व की स्थितियां किसी भी मंच पर जब बैठते हैं तो स्वाभाविक इन पे चर्चा होती है। जब विश्व के नेता, देशों के नेता 1-to-1 मीटिंग्स करते हैं तो इसके ऊपर चर्चा होती है। तो ब्रिक्स एक बहुत महत्व का ब्लॉक बन गया है। दुनिया की 5 बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज इसका हिस्सा हैं। विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसका वो प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए ब्रिक्स का अपना महत्व है। और इस परिस्थिति में जब बैठक होगी, स्वाभाविक है इन सब विषयों पर चर्चा तो होती ही है, लेकिन एक अच्छी बात भी थी कि इस बार ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई है। कंटिजेंसी रिजर्व अरेंजमेंट ब्रिक्स देशों का, उसकी स्थापना हुई है। और ब्रिक्स बैंक्स की वजह से एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं इन देशों के, उनको मदद करने के लिए एक नई इंस्ट्रूमेंटैलिटी और उसका जन्म हुआ है। और आज जब नेताओं की बैठकें होंगी, बिजनेस काउंसिल की होगी, ब्रिक्स के वरिष्ठ नेताओं की होंगी, राष्ट्रों के जो मुखिया हैं उनकी होंगी, तो इन सब विषयों की चिंता और इस पे प्रकाश वो लोग डालेंगे। और व्यवसाय के माहौल को और गरमाने के लिए ब्रिक्स और स्को जैसी जो मीटिंग्स होती हैं मल्टीलैटरल, वो कितनी उपयोगी आपको लगता है साबित होंगी? उपयोगी होती हैं क्योंकि इनमें कलेक्टिवली भी और 1-to-1 बेसिस पे देशों के जो मुखिया हैं उनके आपस बीच में संबंध बनते हैं, बातचीत करने का अवसर होता है, एक बायलैटरल इश्यूज समाप्त होते हैं। जो व्यवसायिक इन देशों के मिलते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि भविष्य के लिए एक नया एजेंडा तय हो जाए और बिजनेस मौके अच्छे मिल पाएँ, कोऑपरेशन अच्छी हो पाए, उसके लिए एक एटमॉस्फेयर बन पाए। इसमें कनेक्टिविटी का भी मुद्दा आता है और देखिए, कनेक्टिविटी का आता है, वीज़ास का आता है, प्रेफरेंशियल ट्रेड का आता है। ये सारे विषय हैं जो एजेंडा पे होते हैं और धीरे धीरे इस दिशा के अंदर हम लोग बढ़ते हैं। आपने ब्रिक्स बैंक का भी जिक्र किया। यहाँ पर ये भी कहा गया है कि शुरुआत अप्रैल अगले साल से हो सकती है और शायद हर ब्रिक्स राष्ट्र में एक-एक प्रोजेक्ट जो रेडी टू गो। वो तो ब्रिक्स बैंक उसका तय करेगा, लेकिन कौन से प्रोजेक्ट्स प्रायोरिटी बेसिस पे उनको लेने हैं उसके संबंध में वो निर्णय करेगा। लेकिन उनकी संभावना है कि अप्रैल 2016 तक अपनी पहली लैंडिंग वो लोग कर पाएं। और भारत में भी काफ़ी सारे रेडी टू गो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इस तरह की मदद की ज़रूरत हो सकती है। स्वाभाविक है, भारत भीतर से भी उनको फाइनेंस कर रहा है और बाहर से भी अगर सहायता मिलती है तो बहुत लाभ रहेगा। और इसमें एआईआईबी भी है जिसमें भारत दूसरे नंबर पे है निवेश करने वाला, उसमें राशि लगाने वाला, तो वो भी इसमें आ सकता है, सम्मिलित हो सकता है। आईएमएफ में जो रिफॉर्म्स नहीं हुए उसका एक प्रत्यक्ष असर है कि वैकल्पिक साधन अब बन रहे हैं, और इन वैकल्पिक साधनों को जो आर्थिक सहायता देने वाले बन रहे हैं, उसमें से एक चीज़ उभर कर ये आती है। और आईआईबीए भी उसमें से एक ऑल्टरनेटिव बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बना है। तो आपको लगता है कि भविष्य में ब्रिक्स बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एआईआईबी में सहयोग होगा या स्पर्धा भी होगी तो वो हेल्दी होगी? उनको सिनर्जाइज करना पड़ेगा, और क्योंकि ये एक ही एरिया में ओवरलैपिंग ऑपरेट करते हैं तो इसलिए इनको सिनर्जाइज अपनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। अगर हम स्वदेश की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि आप अमेरिका भी गए और आपने बात की कि किस तरह से भारत अब पूरी तरह से बिज़नेस के लिए खुला हुआ है और काफ़ी जो रुकावटें या रहीं पिछली सरकार की वजह से या पिछले कुछ 10 सालों में, वो भी दूर होती जा रही हैं। तो वहाँ पर आपको कैसा लगता है कि ये मैसेज वहाँ भी गया है और अब यहाँ भी अच्छे से जा रहा है ऊफा में, जहाँ पे ब्रिक्स के सारे राष्ट्र मिल रहे हैं, स्को के मिल रहे हैं, चाइना, रशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और तमाम इनवाइटेड राष्ट्राध्यक्ष? देखिए,
पूरे विश्व की स्थिति में भारत एक ब्राइट स्पॉट है। विश्व की आर्थिक प्रगति बहुत धीमी है। भारत आज 7-7.5% से बढ़कर 8% की तरफ जा रहा है और इस परिस्थिति का लाभ उठाने के लिए भारत को अपनी आर्थिक नीति भी और राजनीतिक सहयोग देश के भीतर भी उसको लागू करने के लिए आज हमें देने की आवश्यकता है। ये मुझे पूरी दुनिया में बातचीत करने के बाद मेरा ये आकलन बनता है। और इसको तेज़ी देने के लिए आने वाला जो संसद का सत्र है वो कितना अहम होगा, क्योंकि यहाँ पर लैंड बिल की भी बात है, जीएसटी की भी है। तेजी देने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग रोकने की कोशिश करेंगे। ये तो राजनीति में संघर्ष चलता ही है। मुझे लगता है जीएसटी का पास होना बहुत आवश्यक है, जिसकी संभावना मुझे अच्छी लगती है। और इसके साथ ही जिस तरह से सर्वे आया है, पहला सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सर्वे, उसके मुताबिक अगर काम करना है देश को, तो आपको और किस तरह से सहयोग की उम्मीद है? कास्ट और आर्थिक सोशल सर्वे जो है वो आपको बतलाता है कि आज भी गरीबी की पीड़ा कहाँ कहाँ है और इसलिए अपनी आर्थिक नीति बनाना ताकि उसका लाभ उस वर्ग तक पहुँच पाए, इसकी आवश्यकता है। मैं आपको एक बार वापस ब्रिक्स के मुद्दे पर लाना चाहूँगा, क्योंकि ये ऊफा में हो रहा है सम्मेलन, और ऊफा एक शहर है जिसको तैयार किया गया है इस सम्मेलन के लिए और स्को के लिए। आपको लगता है कि इस तरह की गुंजाइशें भारत में भी है, और भारत में भी अगर इस तरह के आयोजन होते हैं तो होगा? नया शहर है और उस शहर का महत्व बढ़ाने के लिए शायद रशियन फेडरेशन ने ऊफा को चुना। मैंने सुना है कि अगले जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2018 में ऊफा उसका भी एक केंद्र बनने वाला है और इसलिए नए शहरों का निर्माण हो ताकि वो ग्रोथ इंजन्स बन पाएं, वो ऊफा उसका एक उदाहरण पेश करता है। और भारत भी वही करना चाहता है। और हमारा जो 100 स्मार्ट सिटीज़ का प्रोजेक्ट है वो भी लगभग इसी प्रकार की दिशा में नीति को ले जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये दिशा सही पकड़ी है और इसमें प्रगति होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए। तो आपने सुना किस तरह से वित्त मंत्री ने कहा कि जिस तरह से भारत प्रगति करना चाहता है उसमें सभी जो राष्ट्र हैं, या वो ब्रिक्स में हो या स्को में हो, सभी चाहते हैं कि एक साथ आगे बढ़ें। इसीलिए तमाम नेता यहाँ पर मिल रहे हैं और चर्चाएँ हो रही हैं और एक नीति तय करने की कोशिश है जिसमें जो आपस में बिजनेस होगा, व्यापार होगा, उसको और बढ़ावा मिले आने वाले सालों में। कैमरा पर्सन पीसी जोशी के साथ गौतम रॉय, ऊफा, रशिया, डीडी न्यूज़।